बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल आबिद। आज का हमारा व्लॉग बजट के हवाले से है, जिसके बारे में ये कहूँगा कि ये झूठ पे मबनी एक बजट है। ये एक ऐसा बजट है जो मुनाफ़क़त और दोगलेपन का भरपूर किस्म का एक शाहकार है। इसके अदाद व शुमार आप देखें तो ये आपको लगेगा कि ये मुकम्मल अय्यारी और मक्कारी पे मबनी एक बजट है। इससे बढ़ के मैं ये कहूँगा कि जो इसमें टारगेट्स हैं और जो इसमें आवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए जो पॉइंट्स होते हैं किसी बजट में, या जो एलोकेशंस होती हैं, उसकी बुनियाद पर अगर हम देखें तो ये महज फ़रेब और धोखा है। मैं इसके अदाद व शुमार की बारीकियों में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि आम आदमी को इससे कोई गरज नहीं कि क्या टारगेट है और क्या नहीं है। और क्या असल सवाल ये है कि जो 24 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं उनके ऊपर इस बजट का क्या असर होगा, और ये मेरा जो है असल में मौजू है। जब मैंने आपसे ये कहा कि ये झूठ, मुनाफ़क़त, दोगलेपन, अयारी, मकारी, फ़रेब और धोखे का बजट है, तो इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि इसका जो बेनिफिशरी है वो कौन है। इसका बेनिफिशरी वो है जो पहले से आवाम का खून चूस रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशरी इसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ वो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, जो बिजली की एक मखसूस मिक़दार है वो पैदा करें या ना करें, गवर्नमेंट उनको पे करेगी और हमारे जेबों से पे करेगी। उनके मज़े ही मज़े हैं इस बजट के अंदर, और उनको सबसे ज़्यादा जो अदाइयाँ होंगी वो उनको होंगी। इसी तरह इसके बेनिफिशरी वो लोग हैं जो 3 डब्बे की तरह की गाड़ियाँ हमारे लिए यहाँ बनाते हैं 30-30 लाख रुपए की, जिसकी नेट वैल्यू वर्थ जो है वो 5-6 लाख रुपए भी नहीं होती। वो गाड़ियाँ जो 3 डब्बे की सूरत में हमारे लिए बनाते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, जिसकी मैं डिटेल आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे कि वो ये है, बजट बनाता कौन है। सीधी सी बात ये है कि बजट बनाने वाले जो मास्टरमाइंड होते हैं वो और लोग होते हैं जिनको मैं और आप नहीं जानते, जिनके माजी के बारे में, जिनके पाकिस्तान के साथ जिनकी दिलचस्पी या मामलात या ताल्लुक़ हमें मालूम ही नहीं होता। जैसे एक निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुइन आए थे, फिर उसके बाद जनाब एक अचानक से एक साहब नबूदार हुए, मुशर्रफ साहब लेके आए जी, शौकत अज़ीज़ साहब, जो आए, खाया पिया लूटा और फिर इस मुल्क से वापस चले गए। यहाँ का कोई लेना देना भी नहीं होता। इसी तरह आप एक औरंगज़ेब साहब आए जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, जिनके बच्चे और जिनके कोई वो स्टेक होल्डर ही नहीं है, जिनके कोई मफादात हो पाकिस्तान से, इन्होंने तबाही मचानी है और चले जाने। लेकिन ये मास्टरमाइंड नहीं होते, ये बनाने वाले होते हैं, और इनके नीचे जो है वो सरकारी अफसर होते हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, जो ये सारा कुछ जो है वो डिटेल्स इसकी तय करते हैं। ये पीछे हिदायतकार कोई और होता है, जो मास्टरमाइंड होता है, जिसके स्टेक्स होते हैं पीछे, वो कोई और होता है। ये टूल्स हैं, ये आलाकार हैं। औरंगज़ेब साहब और इस तरह के वज़ीर ख़ज़ाना ये आते हैं और किसी की हिदायत पे एक बजट बना के ये चले जाते हैं और हमारे लिए मुसीबतें छोड़ के फिर इस मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। असल में जो ताज़ा बजट है, अगर उसकी हम बात करें तो ये IMF का बजट है। IMF जो है उसने जो कर्ज़ा अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को देना है, और जो पिछला कर्ज़ा सूद समेत उसने वापस लेना है, तो उसने इस बात को मुमकिन बनाना है कि अगले 12 महीनों के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का खून चूस कर, उनकी जो मेहनत और मज़दूरी जो वो करते हैं और उनका पसीना निचोड़ कर, हमारे किसान का, हमारे मज़दूर का, हमारे मुलाजिम पेशा लोगों का और सबका, उनका खून निचोड़ कर किस तरह से वो सूद वसूल किया जाए और उनसे वो पिछली रकम वसूल की जाए और फिर अगला सूद उनको जो है वो दिया जाए। 12 करोड़ यानी 12 अरब डॉलर जो है एक नया पैकेज उन्होंने देना है, लेकिन IMF ने इसको यकीनी बनाना है कि ये वसूल कैसे होगा। इसी तरह जो दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर है वो है चाइना, जिसने हमें काफ़ी बड़ी रकम, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया हुए हैं उनके बैंकों ने, और हमने अभी उनको अगले जुलाई तक जो है 12 अरब डॉलर जो है वो देने हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये दोनों जो बेनिफिशरीज़ हैं, यानी IMF और चाइना की बैंक्स, इनके आपस में भी नहीं बनती। यानी आपस में न बनने से मुराद ये है कि IMF जो शराइत आयद कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो पैसे हम आपको देंगे वो आपने चाइनीज़ को जो है वो रिटर्न नहीं करने। आप देखें कि हम किस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो गुजार हैं।
IMF की ये शर्त है, सीधी सीधी मोटी मोटी बातें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बोझ हमारे ऊपर कैसे जाएगा। IMF की शर्त ये है कि आपने डॉलर जो इस वक्त 278 पे है, इसको अगले बजट के टारगेट्स में आपने इसको 336 रुपये पे लेके जाना है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि 278 और 336 में कितना फ़र्क है और ये कितना हमारे ऊपर बोझ जो है वो इसका जाएगा। ये एक बुनियादी और मोटी मोटी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि बजट में जो सबसे बड़ा इजाफा हमारे ऊपर महंगाई का होना है, वो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है वो पहले ही जगहुआली का शिकार है। उसका जो मैन्युफैक्चरर है जो चीज़ें बनाता है, उनकी पैकेजिंग करता है और बेशतर चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, चाय की पत्ती भी उसमें आती है कि चाय की पत्ती को प्रोसेस करने के बाद उसकी पैकिंग बना के फिर एक निज़ाम के तहत वो हमारे घर तक पहुंचता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर रिटेलर भी होता है, वो दुकानदार जो आपको ये बेचता है। अब इन्होंने ये क्या किया है कि इन्होंने जो विद होल्डिंग टैक्स था उसका 1% था मैन्युफैक्चरर्स पे, उसको 2.5% कर दिया, यानी 1.5% जो है वो इजाफा जो है वो होगा। अच्छा, बड़ा शोर जो है वो मचाया जा रहा है जी कि फाइलर बनाए जाएंगे, यानी वो लोग कि जो टैक्स के निज़ाम में रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर किया जाएगा। इसमें वो 25 लाख छोटे दुकानदार हैं, सब्ज़ी फरोश्त हैं, गोश्त बेचने वाले हैं, दूध बेचने वाले हैं, जो भी दुकानदारी करते हैं, एक दुकान खोल के बैठे हैं और उसमें कुछ भी वो बेचते हैं। इनकी तादाद कम और बेश कोई 25 लाख के करीब है। इनको टैक्स नेट में लेके आना है। ये एक प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन उसके जो नताइज थे वो इतने संगीन नहीं थे। मतलब ये था कि 3,000 रुपये हर दुकानदार ने देने हैं, जो शबर ज़ैदी का मंसूबा था और जिसको नहीं चलने दिया गया। आपकी जो है सूरत हाल है वो इस कदर डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है, जब वो टैक्स जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 1 से 2.5% पे चला जाएगा, यानी 1.5% उसमें इजाफा होगा, तो हमारे यहाँ जिस तरह का निज़ाम है उसमें ये सारा बोझ जो है वो चला जाएगा सारिफ के ऊपर। वो कंज्यूमर जिसने ये चीज़ें ख़रीदनी है, इसका नुकसान रिटेलर को नहीं होगा, इसका जो नुकसान है वो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं होगा, इसका जो नुकसान है वो मैन्युफैक्चरर को टैक्स नहीं करना पड़ेगा, वो हमसे वसूल करके जो है वो गवर्नमेंट को देंगे। ये एक बुनियादी चीज़ समझ लें। अच्छा, इस बजट में जो सबसे बड़ी चीज़ ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है तनख्वाहदार तबके की। इसको 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि जी किसी की भी तनख्वाह, काम करने वाले मजदूर की, मुलाजिम की तनख्वाह 32,000 जो पहले 32,000 थी कम अज़ कम, उसको बढ़ा के इन्होंने कहा कि 37,000 रुपये होगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि क्या पाकिस्तान में कोई मैकेनिज़्म ऐसा मौजूद है कि जो इसके ऊपर चेक कर सके कि किसी को 37,000 कम अज़ कम तनख्वाह मिल रही है? बहुत दूर नहीं जाते हैं, हम अपने घरों में काम करने वाले लोगों को देख लें, और हमारे अतराफ़ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, माह-वार तनख्वाह लेते हैं, जिनको 15,000 रुपये भी मिलते हैं, 20,000 रुपये भी मिलते हैं, 25,000 रुपये भी मिलते हैं। इसको कौन चेक रखेगा कि उनको बाकी 37,000 रुपये मिले? ये ऐसे एक ड्रामा है, ये एक ऐसे जो है वो ढकोसला है। जब मैं ये कहता हूँ ना कि झूठ और मुनाफिकत और दोगलापन है, वो ये है कि जब आपने 32,000 से बढ़ा के 37,000 कर दी, आपके पास कोई निज़ाम नहीं है इसको चेक करने का कि वाकई उनको 37,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन हैं, इनकी तादाद जो है वो कम व बेश इसमें वेरिएशन हो सकती है। मेरे पास जो फिगर है वो 2022 की है, जिसमें 14 लाख सरकारी मुलाजिम थे, बढ़ के 15 लाख हो गए होंगे, अब 15.5 जो भी है। ये कह रहे हैं जी कि तनख्वाहदार तबके को हम रिलीफ दे रहे हैं और उनकी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। तो आप ये 14 लाख लोगों की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं और जिनको और मराहत भी मुख्तलिफ़ तरह से हासिल होती है, लेकिन हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारे भाई हैं। हम ये नहीं कहते कि उनका इजाफा जो है उनको क्यों दिया जा रहा है, लेकिन ये माशरे के इन्हीं 24 करोड़ लोगों में से कितना परसेंटेज बनता है? 14 लाख। आप ज़रा कैलकुलेट करें ना, ये 1% भी नहीं बनता। यानी 1% अगर मैं 24 करोड़ में से निकालूँ तो वो 24 लाख होने चाहिए। ये 14 लाख है। इसका मतलब ये है कि ये 0.5% या 0.6% आप इसको कह सकते हैं। ये 1% भी नहीं है। आप जिस तनख्वाहदार तबके की बात कर रहे हैं वो हमारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं कुल आबादी का 1% से भी नहीं, उससे बहुत नीचे है। लिहाजा ये सारी
धोखा है और फ़रेब है कि आप हमें एक फ़िगर दिखा के जो है मुतमईन करना चाह रहे हैं कि देखें जी हमने तनख्वाहों में इजाफा भी किया है। इसी तरह अगर मिलिट्री के ऑफिसर्स की हम मिलिट्री के जो मुलाजमीन हैं, फ़ौज के मुलाजमीन हैं, उनकी भी अगर हम बात करें तो वो एक इंतहाई पिसा हुआ तबका है, हमारे माशरे का वो तबका है जो हमारे ही ख़ानदानों का हिस्सा है। और आप उनको जानते हैं कि जो एक आम सोल्जर होता है या जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो किस हाल में जो है वो कितनी तनख्वाह होती है या कितनी उनकी बाद में पेंशन होती है, किस तरह से वो गुजारा करते हैं, इससे कोई उनकी सेहत पे जो है वो असर नहीं पड़ेगा। जो भी आप उनको देंगे इससे उनकी ज़िंदगी पे कोई मस्बत और बहुत बेहतर असर जो है वो नहीं पड़ेगा। हाँ, जो एलीट है, चाहे वो मिलिट्री की हो, ब्यूरोक्रेसी की हो, पॉलिटिशियंस की हो, बिजनेसमैन की हो, मैन्युफैक्चरर्स की हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, जो भी एलीट क्लास है वो हर लिहाज से हमारे बजट से मुस्तफ़ीद होती है। मैं इसके ऊपर बाद में जो है आता हूँ, आपको डिटेल्स जो है वो बताता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जी 25 लाख दुकानदारों को हम फाइलर बनाएंगे और अगर वो फाइलर नहीं बनेंगे तो हम उनकी दुकान बंद कर देंगे। बहुत अच्छा जवाब, कीजिए आप, हम देखते हैं आप इसको कैसे करते हैं। और जो आपका गैर मुनसिफाना नाइंसाफ़ी पे मबनी ये सारा मईशत का निज़ाम है, उसमें ये 25 लाख लोग अगर ये फाइलर बनेंगे तो पहली सूरत तो ये है कि उसका बोझ वो आम लोगों के ऊपर डालेंगे, जो सारे उनके पास कोई भी डबल रोटी ख़रीदने आएगा, अंडे ख़रीदने आएगा, चीनी चावल आटा ख़रीदने आएगा दुकानदार के पास, वो जो टैक्स उसने गवर्नमेंट को देना है अपनी इनकम का वो नीचे सारे से वसूल करके आगे देगा। पहले तो जो बेसिक स्पिरिट है उसके ही ये ख़िलाफ़ है, जिसका जो टैक्स है वो उसके ऊपर जो है वो जाना चाहिए, वो सारे पे मुंतकिल नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्रामेबाज किस्म का जब बजट होगा तो ऐसे ही होगा। दूसरा ये है कि अब बहुत सारे हमारे दुकानदार भाई ऐसे हैं कि जो फाइलर नहीं बनना चाहेंगे। अच्छा जी, फाइलर नहीं बनेंगे, आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं जी हम इनकी दुकानें सील कर देंगे। आप ज़रा करके देखिए सील। आपसे इस मुल्क के ख्वाजा सरा नहीं संभाले जा रहे, आप इससे जो है इस मुल्क के कबूतरबाज नहीं संभाले जा रहे, जो पुलिस को आके उनके थानों में जो है उनकी पिटाइयाँ करते हैं। और दुकानदार भी बड़ा ज़ालिम तबका है, हमारे भाई ही हैं, लेकिन जिस तरह से वो महंगाई करते हैं, जिस तरीके से वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और जिस तरीके से रमज़ान में वो हमें महंगी चीज़ें बेचते हैं और लूट मार करते हैं तो इसी माशरे का हिस्सा। वो आपको बड़े ठीक तरीके से बताएंगे कि आप कैसे उनकी दुकान का शटर गिराते हैं और उसके आगे एक मोटा सा ताला लगा के उसके ऊपर सील लगाते हैं। आपको लग पता जाएगा कि कैसे आप ये करते हैं। आगे चलते हैं जी, जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठ और मकारी, अयारी और फ़रेब का बजट है, वो किस तरह से है उसका एक और पॉइंट आप देखिए कि जी कौमें तरक्की करती हैं जब आप उनको नॉलेज देते हैं, आप उनके लिए इल्म के रास्ते जो है वो खोलते हैं, उनकी जो वो है स्किल को इम्प्रूव करने की जो चीज़ें होती हैं उसमें आप उनको सहूलतकारी करते हैं, उनके लिए तालीम के मैदान आसान करते हैं, उनके लिए किताब आप जो है वो सस्ती करते हैं। उनके लिए ये चीज़ें जब सस्ती होती हैं तो नॉलेज बढ़ता है लोगों की जो है वो इल्म में इजाफा होता है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, वो ग्रो करते हैं इंडिविजुअल के तौर पे भी, ग्रोह के तौर पे भी और ख़ानदान के तौर पे भी। अब आपने क्या किया जनाब कि जैसे अगर मैं इसकी सिंपल मिसाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसकी समझ नहीं आएगी। सिंपल मिसाल इसकी ऐसी है कि जब आप किताब महंगी करेंगे, जब आप कलम महंगा करेंगे, आप कागज़ महंगा करेंगे, तो आप उस तालिब इल्म के ऊपर, उस सीखने वाले पे, वो शख्स वो नौजवान जिसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इल्म हासिल करना है, नॉलेज हासिल करनी है, स्किल जो है वो सीखनी है और फिर आगे बढ़ के रोज़गार और मईशत में अपना कंट्रीब्यूट करना है, अपने ख़ानदान की वकालत करनी है, आप उसका रास्ता रोकेंगे किताब को महंगा करने से। आज की किताब क्या है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये मैंने मिसाल इसलिए दी ताकि आपको समझ में आए। अब ये कंप्यूटर्स महंगे कर रहे हैं, ये लैपटॉप महंगे कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है और सारे गैजेट्स वो जिनसे आप नॉलेज हासिल करते हैं, आज की किताब आपका मोबाइल ही है, आपका कंप्यूटर ही है, आप सारा काम जो है उसके ऊपर करते हैं। जब आप इन चीज़ों को महंगा करेंगे और आप सस्ता करेंगे किस चीज़ को, ये जो मैंने पहले कहा कि 3 डब्बे बनाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान के, जो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, जो वाकई टीन और डब्बा बनाता है। जब आप कल मैंने 2 गाड़ियाँ देखी, जो इत्तफाक से 2 ऐसे हादसात मैंने देखे कि गाड़ियाँ उल्टी नहीं थी, और वो गाड़ियाँ जब उलटती हैं तो बिल्कुल ऐसा ही उनका मटेरियल होता है कि वो कचूमर हो जाती है, वो यानी गाड़ी बिल्कुल उलट गई, छत के बल जो है वो उल्टी हो गई, तो वो गाड़ी ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, उसकी बॉडी किसी काम की नहीं रही, उसका फ्रेम किसी। ये इस तरह की गाड़ियाँ लोकल बनाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि 2013 की एक पॉलिसी थी जिससे मैं ख़ुद मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। जो मेरे पास जापान असेंबल्ड गाड़ी है, मैंने उस वक्त तकरीबन 2016 में मैंने 11 लाख रुपए की ख़रीदी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 26 लाख है।
बहुत अच्छी और शानदार गाड़ी है, मैं उसमें बड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो इन्होंने 2013 में एक पॉलिसी दी थी कि उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं थी, लिहाजा वो गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई और डायरेक्ट ख़रीदार को जो है वो सस्ते दामों में मिली। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ बनाते हैं, इनको जो है गाड़ियों के इंजन पुर्जे ये वो सारी चीज़ें बाहर से वो इजाज़त दी जाए, ये बगैर टैक्स के और ड्यूटी के मंगवाएं, यहाँ उनको असम्बल करें, गाड़ी तैयार करें, मार्केट में डालें और उसका महंगा बेचें। लॉजिक ये पेश कर रहे हैं कि जी इस तरह डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होगा। और भाई मैन्युफैक्चरर गया भाड़ में, कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा। यानी जैसे मैंने अपनी मिसाल दी कि मैंने 11 लाख रुपए में एक गाड़ी ख़रीदी थी, तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं लोकल जो मैन्युफैक्चरर है गाड़ी बनाने वाला, सुजुकी वाले और टोयोटा वाले और सेंसिंग मोटर्स वाले, मैं यानी इंडस मोटर वाले, मैं इनके पास जाऊँ और इनसे जो है वो असम्बल की हुई गाड़ी जो है वो ख़रीदूँ, महंगे दामों ख़रीदूँ और इनको मैं पैसे दूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। आप सारिफ का फ़ायदा जो है वो नहीं देखते, इसलिए कि आपने क्या किया, आपने SUV जो गाड़ियाँ हैं, जो ऑफ रोड गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ी जो लग्जरी समझी जाती है, पुरतईश गाड़ी समझी जाती है, आपने उसका रास्ता जो है वो हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं, जिनकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बड़ी शानदार वो होती है, उसमें आपको जो उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको कम पड़ते हैं, फ्यूल का खर्चा आपका कम होता है। अब इन गाड़ियों के पुर्जे जो है, इनके इंजन जो है वो मंगवाएंगे लोग जो मैन्युफैक्चरर्स, और वही टीन डब्बे की शक्ल में, कोई मिली जुली शक्ल में महंगी बेचेंगे। तो एक जो लोगों को सहूलत थी कि बाहर से इम्पोर्टेड अच्छी गाड़ी इनको मिलती थी, ये भी चैप्टर हो गया क्लोज। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपका मुनाफत से भरा हुआ एक बजट। अच्छा, बजट की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आती, ज़रा उस पर भी गौर करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये याद रखिए कि आज 13 जून है, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगले 17 दिन के अंदर PIA फ़रोख्त हो जाएगी। 30 जून से पहले IMF की शराइत के मुताबिक हमने PIA को फ़रोख्त करना है। किस तरह से फ़रोख्त करना है, उसके लिए 8 कंपनियों ने जो है वो बिडिंग में हिस्सा लिया, डॉक्यूमेंट जमा कराए, उसमें से 6 की सिलेक्शन होगी। 6 में से 2 ऐसे हैं कि जिनको एयरलाइंस का कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे जिना वाले हैं या ब्लू वाले, एयर ब्लू वाले हैं, इनको कुछ एक्सपीरियंस है। लेकिन जो बाकी 4 हैं उनका कोई यानी जहाज़ उड़ाने के और जहाज़ के यानी एयरलाइन को ऑपरेट करने के कोई एक्सपीरियंस उनके नहीं है। अब ये जो अलीम खान साहब हैं, ये न PIA को जो है ना फ़रोख्त करेंगे माशाल्लाह से, और फ़रोख्त करके जो है जो फसाद और दंगा फसाद जो होगा, जो उसमें सियासी भर्तियाँ आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने की बड़े पैमाने पे, ये मुलाजमीन के साथ जब सलूक होगा, हमें उस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कुछ खुद पता चल जाएगा कि आपकी ये निजकारी कहाँ जाके खड़ी होती है, किस हमालिया पे आप उसको चढ़ाते हैं, और वो कहाँ वहाँ से वो कैसे ज़मीन मुँह के बल जो है वो नीचे गिरती है। माशाल्लाह से इन्हीं शराइत में जो है वो IMF की एक और भी है कि जो इंटरनेशनल हमारे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इसके जो ऑपरेशंस हैं ये भी हमने प्राइवेटाइज़ करने हैं। तो पहले मरले में ये टारगेट रखा गया है कि जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, जिसको सिविल एविएशन और जो वगैरह जो है, ये इस तरह की कंपनीज हमारी लोकल सरकारी कंपनियाँ जिनको आप वो करती हैं, ऑपरेट करती हैं एयरपोर्ट्स के पूरे निज़ाम को, जहाज़ों का लैंड होना, उनकी सर्विसेज और दूसरी की सारी चीज़ें, पैसेंजर्स की और बोर्डिंग शोर्डिंग, ये सारी चीज़ें। अब ये होगा कि ये प्राइवेटाइज किसी प्राइवेट कंपनी को होगा, वो जब इसको ऑपरेट करेगा तो वो ज़ाहिर टैक्सेस लेगा, एयरलाइन से भी लेगा। एयरलाइन क्या करेगी कि वो पैसेंजर के ऊपर इसका बोझ डालेगी, और आपके एयरपोर्ट के ऊपर शायद अभी कोई उस तरह की टैक्सेस नहीं है अंदर जाने के, लेकिन फिर ये टैक्सेस भी आपको देने पड़ेंगे, आपको पार्किंग फ़ीस भी दे। और मतलब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता कितनी तरह की चीज़ें हैं। जब आप एक बिजनेसमैन को ये देंगे कि जी चलो हमारा एयरपोर्ट आप चलाओ, तो वो अपने बेनिफिट को देखेगा ना, वो मेरे आपके बेनिफिट को तो नहीं देखेगा, अपने जेब में तो नुकसान जो है वो नहीं लेके जाएगा। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इस बजट में आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बोझ डाला है। दुनिया की किसी मईशत में, किसी अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्क के मईशत में अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो तनासब होता है वो बहुत कम होता है। डायरेक्ट तनासब होते हैं और एक मखसूस शरह होती है जिससे जो है वो आपसे वसूल करते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनडायरेक्ट जो है वो टैक्सेस को जो है वो बढ़ा दिया है, और अब आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 2-3 महीने के अंदर पता चलेंगे। जब आप ख़रीदारी करने जाएंगे और आपको चीज़ों के प्राइसेस पता चलेंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये टैक्स जो है इसके ऊपर कैसे लग गया, या ये इसकी प्राइस जो है वो कैसे बढ़ गई। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट जो है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस भी माशाल्लाह, इसमें जब मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्ट
टैक्सेस पे हमारी गवर्नमेंट्स कम इंसार करती है, तो उससे मुराद ये नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स कम है। मसलन मैंने बिजली का बिल जो मई के महीने का मैंने बिल पे किया, वो एक्चुअली तो 13,000 रुपये की बिजली कंज्यूम हुई थी। अच्छा माशाल्लाह, ये 13,000 जो बिल है ये उतनी ही बिजली है जो मेरे मतलब 2012 में या 13 में मैं कंज्यूम करता था, और जिसके मुझे 2,000 और 2,500 रुपये देने पड़ते थे, वो अब 5 गुना हो के या 6 गुना हो के अब वो 13,000 है। लेकिन इसके ऊपर मैंने 11,000 टैक्स पे किया, तो कुल बिल मिला के मेरा 23,000 यानी 24,000 के करीब पहुंच गया, यानी 13,800 रुपये समथिंग। डायरेक्ट टैक्सेस की भी भरमार है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी भरमार है। आपका जो जीएसटी, मुझे याद है कि पिछले काफ़ी अर्सा पहले जब ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये जब 18% पे गया था तो एक आहो बका मची थी पाकिस्तान में। आहो बका ऐसी एक इस पर शोर शराबा ताजरों, कंज्यूमर्स, सारिफिन सब की तरफ से कि ये आपने क्या मत उठा दी है कि हम जो चीज़ खरीदेंगे मार्केट से हम 18% उसके ऊपर टैक्स देंगे। अब आप तैयार हो जाइए, ये जो 18% का टैक्स है ये इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 36% में जा रहा है, यानी महंगाई सीधी लफ्ज़ों में 2 गुना तो हो ही रही है हर सूरत में। अच्छा, उस पर एक फैक्टर जो है वो ऐसा है, जैसे सिगरेट्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि सिगरेट जो है, सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वैसे तो मार्केट में कीमत बढ़ी गई होगी। जैसे आम लोग जो हैं वो कैप्स्टन नाम का एक दरमियाने दर्जे का सिगरेट मोस्टली पाकिस्तानी पीते हैं। वो जो गोल्ड लीफ और दूसरे सिगरेट पीते थे उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो कैप्स्टन पे आ गई, और कीमत जो है वो उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। 220 रुपये में मुझे याद है कि कैप्स्टन बिका करता था। महंगाई का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि करीब 300 रुपये के करीब ये डब्बी जो है वो चली जाएगी। अब इस पर बाज़ लोग इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं। एक तो हैसियत के हवाले से ज़ाहिर है ये है, मैं खुद स्मोकर हूँ, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इसकी तो हौसला शिकनी होनी चाहिए। ठीक है जनाब, आप इसकी हौसला शिकनी करें, लोगों को सिगरेट जो है वो कम पीना चाहिए, उनकी सेहत के लिए वो पीनी है। लेकिन जितनी टेंशन आपको ये पूरा निज़ाम देता है, उस टेंशन को आप देखें तो आप उस टेंशन को कम करने के लिए आपने सिगरेट पीना भी उसके ऊपर हराम कर दिया। यानी पहले आप ये बीमारी की पूरी कोशिश करते हैं कि ये लोग जो जरासीम हम छोड़ रहे हैं इनसे बीमार हो जाएं, और जब बीमार हो जाएं तो वो दवाई ख़रीदने जाएं तो उनके पास दवाई भी ना हो, वो अपना इलाज भी जो है वो ना कर सकें। ये मोटी चीज़ें हैं जो मैं इस बजट के हवाले से आपके सामने पेश करना चाह रहा था। अब आप एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक चार्ट है। जब मैं एक मवाजना करना चाह रहा हूँ, इस चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 2017-18 के बजट से लेके 2024 और 25 के बजट के तखमीने हैं, जो हम रेवेन्यू को जो है वो कलेक्शन के टारगेट्स हम रखते हैं, फिर हम उसको रियलाइज़ करते हैं। तो 2017-18 में ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो 4,000 अरब का हमने टारगेट रखा था, और एक्चुअली फिर उससे नीचे कम हुआ, यानी उसको फिर हमें रिवाइज करना पड़ा। इसी तरह 2018-19 में जो गालिबन पहला बजट था इमरान खान साहब का, गालिबन या बल्कि बना हुआ था क्योंकि इनकी गवर्नमेंट तो अगस्त में बनी थी, ये भी अनरियलिस्टिक टारगेट्स थे जो पूरे नहीं हुए। 2019-20 में तकरीबन 5,500 अरब के टारगेट्स थे जो पूरे नहीं हुए, और उससे बहुत कम जो है वो अचीवमेंट हुई। 2021-20 और 21 में भी जो है वो ऐसी ही कुछ सूरत हाल थी। लेकिन जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो 2021 और 22 का, ये आप देखिए कि हमारी पूरी हिस्ट्री के अंदर ये इमरान खान साहब के दौर का वाहिद बजट है कि जिसमें जो तखमीना था, जो अंदाज़ा था कि हम 6,000 अरब के करीब टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे, रिवाइज्ड हमारा उससे ज़्यादा हो गया। यानी इसमें आप वो जो बीच में जो क्राइसिस था जो पूरी दुनिया के अंदर मईशतों के अंदर जो है वो कोविड का बहरान था, उसके बावजूद आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे ये कदरे बेहतर रिज़ल्ट्स थे। इसके बाद 2022-23 में भी वही सूरत हाल है, 23-24 में भी वही सूरत हाल है। 22-23 जो है वो निगरानों का ज़माना है, और 23-24 जो है अब वो भी एक तरह से निगरानों का ही ज़माना आप समझ लें। तो ये बजट साहब देखें, अब इन्होंने 2024-25 के लिए माशाल्लाह से एकदम 12,000 से ऊपर तकरीबन 13-14,000 जो है वो ये अरब का इन्होंने टारगेट रखा है, ये हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, ये हो नहीं सकेगा। और जब एक चीज़ हो नहीं सकती तो फिर होता क्या है कि उसके नताइज अफरा तफरी की सूरत में सामने आते हैं। अब मैं आपके सामने एक पिक्चर पेश कर रहा हूँ कि ये सारी महंगाई जब होगी तो होगा क्या।
ہوگا اس کے بعد یہ کہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، کسان پہلے سڑکوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، جو گندم پیدا کرنے والا کسان تھا اس کی گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کا معاوضہ ہے بیچارے کا، جو اس کی کاسٹ ہے وہ اس کو نہیں پورا کر پا رہا. پھر اس میں اور بہت سارے کسان جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے جو گندم کے علاوہ باقی اجناس پیدا کرتے ہیں، یہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. پھر جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. جو کنزیومر ہے جو پسے گا اس مہنگائی کی اس میں چکی میں، وہ باہر جو ہے وہ نکلے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلے سے یہ بتا رہا ہوں کہ 25 لاکھ دکاندار تاجر طبقہ جو ہے وہ فساد کرے گا، وہ سڑکوں کے اوپر ہوگا. آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ فائر آئل سے کنٹرول کریں گے، یا جو واٹر کینن آپ نے نئے جو ہے وہ خرید لیے ہیں کہ جو لوگوں کو جو ہے آپ ان کے اوپر پانی کی دھاریں جو ہے وہ مارتے ہیں، تو ماشاءاللہ گرمیوں میں جب وہ پانی کی دھار آپ ان کے ماریں گے تو وہ انجوائے کریں گے. ربڑ کی گولیاں چلائیں گے، آپ ان کو ڈائریکٹ گولیاں ماریں گے، کیا کریں گے؟ اور وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ فائر وال جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اس کو بھی اردو میں اس کی ٹرم کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن لوگ ہی مطلب دیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ آگ کی ایک دیوار ہے جو ہم کھڑی کرتے ہیں اس پورے اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اس پورے نظام پہ، جہاں آپ کی کالز بھی مانیٹر ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی مانیٹر ہوں گے، کیا آپ پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ سارے اس میں سنسر ہوں گے. ہم بات نہیں کر سکیں گے، یعنی ہم چیخ نہیں سکیں گے، ہمارے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ ہوگا، یہ ہمارا خون چوسیں گے، ہم اس پہ آہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، انسان کی تاریخ کیا ہے؟ جدید دنیا کے ہم پچھلے 200 سال کی ساری تاریخ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بڑی مختلف ہے اس سے. جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جو آپ جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جو آپ ایک سازشی ذہن کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو قابو کرنے کی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 200 سال کی انسانی تاریخ اس کے بالکل خلاف ہے. آپ ان کے اوپر جتنا بوجھ ڈالیں گے، اب ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، یہ تو ہمارے ظاہر تیسری دنیا کے ہم غریب ملک ہیں، ہماری آواز اتنی کوئی سنتا نہیں ہے. لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آپ نے پچھلے کافی عرصے میں یہ دیکھا کہ بڑے بڑے پیرس میں، امریکہ میں، ٹھیک ہے جی، بہت سارے دوسرے لندن میں، نیو یارک میں، ہر جگہ آپ کو ایسے بڑے تعداد میں لوگ نکلتے ہوئے نظر آئے. آپ کی خواہش تو نہیں تھی نا کہ یہ لوگ سڑکوں پہ باہر آئیں اور آپ کی حکومتوں کے لیے پرابلم پیدا کریں، لیکن ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے اپنے مطالبات منگوائے، ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے اپنے حقوق لیے. ترقی یافتہ ممالک میں جہاں لوگوں کو سوجھ بوجھ ہے، جہاں لوگوں کو اس چیز کا نالج ہے کہ سرکاری عملات کو نقصان نہیں پہنچانا، پولیس کو مارنا نہیں ہے، اور کوئی انارکی یعنی پیدا نہیں کرنی، کوئی وحشت اور درندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ جو ہمارے ملک ہیں بر صغیر کے، ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں، ہمارا اتنا صبر نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. جب ہم سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، ہمارے لوگ نکلتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، پولیس والوں کو زمین پہ لٹا کے ان کو ٹھڈے مارتے ہیں، انہیں خون کرتے ہیں، اور اس میں یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اب میں مختصراً یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو آپ ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے اس کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پہ جو ہے وہ عمل پہ رہے ہیں. ہم سارے وہ لوگ جو غریب طبقات ہیں، جو مڈل کلاس ہیں، جو اپر مڈل کلاس ہیں، ہم سارے پیس رہے ہیں. کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو؟ خدا کے لیے اس ملک کا رحم کریں. اور میں لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جب آپ مہنگائی کی اس چکی میں پیسیں گے، اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے، ان کے محفوظ مستقبل کے لیے آواز اٹھائیں. کسی فائر وال کی آپ پرواہ نہ کریں، کسی پابندی کی آپ پرواہ نہیں کریں گے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹھیں گے، اور وہ ساری جو قوتیں اٹھیں گی ان کا ساتھ دیں گے، تو تبھی آپ اس ملک کو کوئی تبدیل کر سکتے ہیں. ورنہ اس ملک کی جو قیادت ہے، جس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو، اور میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے 1995 سے 2002 تک 7-8 سال میں نے بجٹ کور کیا ہے پارلیمنٹ میں. وہ جو بجٹ کا ایک پورا ڈاکومنٹس کا ایک پلندہ ہوتا ہے، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس اسمبلی میں جب 272 ارکان تھے، پھر بڑھ کے جب وہ 350 کے قریب ہو گئے، ان میں سے ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پلندہ اس کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے بجٹ ڈاکومنٹس کا، ان میں سے کسی ایک بک کے جو ہے وہ اس کا ٹائٹل ہی وہ پڑھ لیں. وہ جس طرح بندھا ہوا آتا ہے، رسی سے بندھا ہوا آتا ہے، آپ بلیو کریں، اسی طرح سے وہ اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا. تو ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، جو آپ کی منتخب عوامی نمائندہ کہلاتی ہے اور آپ کے حقوق کی بات کرتی ہے، اس نے ایک لفظ آپ کے مفاد کے لیے نہیں بولنا. جھوٹی ایک تقریریں انہوں نے وہاں بھونڈی قسم کی کرنی ہے، اور اللہ خیر سنا یہ بجٹ اسی طرح سے منظور ہو جانا ہے. اس سے آگے شاید ہماری سکت نہ ہو، اس سے آگے شاید ہمارے بچوں میں یہ سکت نہ ہو، اس سے خاندان ٹوٹیں گے. جب آپ اپنے بجٹ کے اندر اپنے گھر کو نہیں چلا سکیں گے، آپ کی بیویاں آپ سے لڑیں گی، آپ کے بچے آپ سے لڑیں گے، آپ کے جو معاشرے کے دوسرے طبقات ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ بھلائی کرتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ بھلا نہیں کر سکیں گے کسی کو صدقہ اور خیرات تک آپ نہیں دے سکیں گے. آپ کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہوگا، معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا، معاشرہ جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے گا. اور اگر ہماری ایلیٹ یہ سمجھتی ہے کہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے اور اس میں ان کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ پھر نقصان حتمی طور پہ آپ کا ہوگا. انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.